अध्याय 2 चैप्टर 2 कोशिका कोशिकीय संरचना एवं कोशिका विज्ञान। ये हमारे इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे आज 38 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो चलिए बिना वक्त का स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है या फिर आप इस बुक से संबंधित तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन होता है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। और इससे संबंधित दोस्तों जानकारी आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं इनका नाम है आपका रॉबर्ट हुक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ये फास्फोलिपिड की झिल्ली को 2 परतों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सी जीव द्रव्य अंग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बिल्कुल समान मानी जाती है? दोस्तों, उस जीव द्रव्य का जो अंग है दोस्तों उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चंस मोस्ट टाइम भी है। इस क्वेश्चंस को अच्छे से प्लीज़ पेन डाउन जरूर करिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज, जीवित शरीर में कोशिका तथा उत्तक के मरने वाली घटना को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जब जीवित शरीर में कोई कोशिका डैमेज हो जाती है, मर जाती है दोस्तों, तो उसके एक अलग नाम उसको दिया गया है साइंस के अंदर। तो उसको हम कहते हैं आपको नेक्रोसिस। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं नेक्रोसिस। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि इस घटना के बाद में क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाओं का एक समूह जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में उत्तक कहते हैं, और इन उत्तकों के बाद में जब ये उत्तक डैमेज होते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या? नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस की घटना के बाद में कोशिका एवं उत्तक के से जो डैमेज होती है बॉडी, उसके बाद इसकी बॉडी में से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, जो पड़ोसी कोशिकाओं को क्या करती हैं? डैमेज करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पड़ोस की जो कोशिकाएं होती है, मतलब जो साथ में उसके आसपास जो भी कोशिकाएं कनेक्टेड होती हैं, तो ये उसको भी डैमेज करती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड क्या? नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं या फिर ऊर्जा घर किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, जो याद रखिएगा जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। और इसमें अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और इसकी खोज जो की थी, उसकी खोज करी थी आपकी ऑल्टमैन ने। ये खोजकर्ता आपको ध्यान रखना है, ऑल्टमैन ने या फिर ऑल्टमान ने इसकी खोज करी थी। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? देखिए, खोज करने वाला व्यक्ति और था और उसको नाम प्रोवाइड करने वाला साइंटिस्ट अलग था। तो उनका नाम था जिन्होंने इसका नामकरण किया था। इनका नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम है आपका सी वेंडा। तो दोनों ही नाम आप ध्यान रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आप जो ऑप्शंस ए देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है जो मुख्यतः प्राणियों में पाया जाता है। केवल ऑप्शन ए सही है, बाकी सब ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है? सो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरित लवक। ठीक है, ये हरे पौधों तथा शैवालों में पाया जाता है और इसे कोशिका का रसोई भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हरित लवक को कोशिका का रसोई भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है या फिर ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, निम्न में से कौन जीवित सबसे छोटी कोशिका होती है? देखिए, सबसे जो छोटी कोशिका है और जो जीवित कोशिका होती है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए का अवलोकन किसने पहली बार किया था? दोस्तों, डीएनए का जो अवलोकन किया था सबसे पहले वो किया था ऑर्थर ने। किसने किया था? ऑर्थर ने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? निम्न में से कौन उत्तक संवर्धन को सही दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम माध्यम से जंतु उत्तकों का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 11 इज, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले के रूप में प्रयोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आज के हमारे इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन ये है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सब बच्चे जानते होंगे। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो दिस इज कॉल्ड दाल चीनी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं दाल चीनी। ये क्या होता है दोस्तों? ये जो छाल होती है ये तने की बाहरी स्किन होती है, बाहरी परत होती है, और ये बाहर के संवहन उत्तकों से बनी होती है। दालचीनी को एक मसाले के रूप में हम लोग डेली अपने किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, जो भोजन को स्वाद और खुशबू प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
पत्ते की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छेद हमको देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा जब पत्ते को गौर से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे छेद हमको देखने को मिलते हैं। आखिरकार इसे हम क्या कहते हैं? इसको पिट्स कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी स्टोमेटा कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी इसको कहते हैं हम लोग ट्राइकोम, या फिर ऑप्शन डी इसको हम कहते हैं हाइड थोड़। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर शायद आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टोमेटा। और दोस्तों कभी कभी ना एग्जाम में आपको शुद्ध हिंदी में कभी कभी इसको आपको इस तरह से लिख कर देता है रंध्र। स्टोमेटा इंग्लिश का वर्ड है लेकिन हिंदी में हम इसको कहते हैं रंध्र। या तो आपको एग्जाम में ये ऑप्शन देगा या फिर डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। देखिए परजीवी पौधे होते क्या हैं? परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपनी लाइफ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी अपने गमले में कभी आपने गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल कुछ उगाया आपने वहाँ पर अपने गमले में, तो उसके आसपास कुछ अनवांटेड क्या होते हैं कि छोटे पेड़ पौधे अपने आप लग जाते हैं। तो करते क्या, माली वगैरह या फिर हम लोग खुद उसको काट देते हैं। तो वो क्या होते हैं कि वो हमारे जो मेन पौधे होते हैं उसके पोषक तत्व को छीन लेते हैं उससे। तो ये जो पौधे हैं छोटे मोटे पौधे जो दूसरे का एनर्जी को छीन लेते हैं, ये कहलाते हैं आपके परजीवी पौधे। राइट। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि वे पौधे जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती है, तो हम उसको कहते हैं कुस्कुटा या फिर कसकुटा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस में बहुस्तरीय एपिड मिर्च पाई जाती है? दोस्तों ये होता है आपका नेरियम। क्या होता है? नेरियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्यूटिकल अनुपस्थित होता है पत्ते में, तने में, जड़ में, फल में। दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन सी, जड़ में। क्वेश्चन नंबर 16 इज विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से एपिथेलियल कोशिकाएं, गार्ड कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, या फिर एक्सेसरी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गार्ड कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंटर कैलेरी मेरिस्टम पाया जाता है नोट में, लिटिल बर्ड में, टर्मिनल बर्ड में, इंटर बर्ड में। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटर बर्ड में। क्वेश्चन नंबर 18 इज घास की पत्तियों का खुलना और मुड़ना किस बात पर डिपेंड करता है या फिर ये किसके कारण होता है? दोस्तों तो घास की पत्ती का खुलना और मुड़ना ये कंप्लीटली डिपेंड होता है कि इसमें विशेष प्रकार की कुछ बुली फॉर्म पाई जाती है, कुछ कोशिका पाई जाती हैं जो ये सब टास्क को पूरा करती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अफीम को किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए अफीम का किस भाग से हमको मॉर्फिन प्राप्त होता है? भाई अफीम में क्या होता है? मॉर्फिन होता है, सबको मालूम होगा। लेकिन ये मॉर्फिन या फिर हम कहेंगे अफीम हमको पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्ते से, तने से, छाल से, या फिर फल आवरण से? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, फल आवरण से। और आपको एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, ये जो अफीम होता है, ये जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन एक अल्कलॉइड होता है जो अफीम के विभिन्न प्रजातियों में भी हमको देखने को पाया जाता है। और यह अफीम के फल आवरण या फिर हम कह सकते हैं कैप्सूल नुमा कुछ इसकी आकृति होती है, तो यहाँ से ही हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रक, याद रखिएगा केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या फिर अंतःद्रव्य जालिका में? सो क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 20 में बात करेंगे तो डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो मुख्यतः क्या होता है, वो केंद्रक में हमको केंद्रक में हमको देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ा अपवाद इसमें ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन 99% डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, 99% जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है? गुणसूत्रों का अध्ययन मुझको करना है दोस्तों, तो हम कौन सी अवस्था में एंटर करेंगे? तो दोस्तों ये जो हमारी ये मेटाफेज जो होता है इसमें गुणसूत्रों का अध्ययन काफ़ी ईजिली हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति पौधों की जो बनी होती है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? जीवाणु, विषाणु, कवक और पौधे। और उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विषाणु। अब कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले जो दिया था उनका नाम था आपका स्लाइडेन एवं स्वान। विषाणु कभी भी जो होती है कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कड़ी का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? साइटोकाइनिन, ग्रेबुलिन, डोमिन, या फिर ऑक्सिन? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर इज ऑप्शन से साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 25, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल में, लाइसोसोम में, केंद्रक में? सो क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? जी हाँ, कोशिका का जो नियंत्रण कक्ष होता है वो हम किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं केंद्रक को। क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों हम लोग लाइसोजोम को। देखिए लाइसोजोम क्या होता है? कोशिकांग होता है ना। और जिसे हम लोग आत्मघाती थैली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये फटने पर क्या करती है? कुछ एंजाइम को अपनी बॉडी से रिलीज करती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्या? इसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली। अगर हम बात करें दोस्तों, ये कोशिका, ये लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग, अगर आपको याद है तो। नहीं मालूम तो प्लीज़ पैन डाउन कर लीजिएगा। इसकी जो खोज करी थी वो करी थी डी दुबे ने। देखिए कुछ जगह बुक में आपको दुबे दिया गया है, कुछ जगह आपको डूबे दिया गया है, तो दोनों में ही नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डी आपको स्टार्टिंग में लगा हुआ देगा, वही आपको अपने एग्जाम में ऑप्शंस को चूज करके आना है, डी डूबे या फिर डी दुबे। क्वेश्चन नंबर 28, अनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका आइसोग्राफ्ट। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आइसोग्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में जाइलम के लिए कौन उत्तरदायी होता है? देखिए पौधों में जो जाइलम होता है दोस्तों, वो जाइलम करता है आपका जल का परिवहन। ठीक है, मतलब कि पूरा एक अगर पौधा है, ठीक है, हमने पानी दिया पौधे को, तो ये जल जो यहाँ से आता है, जो शिफ्ट होगा, जो परिवहन करेगा, वो जो टास्क पूरा करेगा उसको हम कहते हैं जाइलम। जबकि अब देखिए प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसने अपना खाना बनाया पौधों ने, तो खाने का जो परिवहन करता है वो क्या करता है? वो करता है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों केंद्रक में जो तरल पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? केंद्रक द्रव्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्द्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है? जी हाँ, अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है हमेशा क्या होती है? हमको खुरदुरी सी लगती है, वास्तव में खुरदुरी भी होती है। देखिए जालिका का मतलब क्या हो गया? जाली हो गया। और जाली कभी भी होती है, प्लेन नहीं होती है, खुरदुरी होती है। अगर आप देखते हैं अपने विंडो में जो कि जाली लगी होती है, जब आप उस पर अपने हाथ को रब करेंगे, ऐसे फिंगर को फैलाएंगे, तो क्या होगा? आपको चुभेगी वो जाली। तो सिंपल सी बात है, हर जाली का जो भी होती है वो क्या होती है? खुरदुरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, राइबोसोम। 31 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो हमको पादप में भी मिलता है देखने के लिए और जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मालूम होगा अभी जस्ट कुछ मिनट पहले हमने को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक अन्य नाम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका द्रव्य का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपकी अर्धपारगम्य। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? जी हाँ, कोशिकीय श्वसन जो करता है दोस्तों, तो श्वसन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि देखिए ये जो क्या होता है कि ऑक्सीश्वसन अवस्था होती है, जिसमें आपका ग्लूकोज के टूटने से एटीपी ये क्या करता है? डेवलप करता है या फिर बनाता है। ठीक है, इस सभी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं TCA चक्र। दिस इज कॉल्ड ट्राइबैक्सिलिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं TCA। मैं अगेन रिपीट करूंगा, नाम थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, सेल्यूलोज किस पोषक तत्व का उदाहरण होता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और विटामिन का? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन नंबर 36, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? दोस्तों वे कोशिकाएं जो समान समूह की होती हैं और समान ही काम करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उत्तक। उत्तक के बारे में आप सब बच्चे जानते होंगे कि उत्तक एक कोशिकीय संगठन होता है जो कोशिका तथा अंगों के स्तर पर क्या होता है? अलग अलग हमको देखने को मिलता है। और उत्तक कोशिकाओं का वह संगठन है जो आकार एवं कार्य में बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, समान रहता है। अगर हम बात करेंगे उत्तकों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की ब्रांच होती है, विज्ञान की जो शाखा होती है, हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दिस इज कॉल्ड क्या? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसको प्लीज ना तो पेन डाउन करिएगा, बस तुरंत 3-4 बार मन में इसको बोलिएगा, इसके राइट आंसर को बोलिएगा। ये क्वेश्चन आपको तुरंत याद करने हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम बात के लिए नहीं छोड़ सकते, तुरंत हमको हैंड टू हैंड याद करने चाहिए। तो केवल पादप उत्तक जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 38, कौन से विभज्योतक परिपक्व पुष्ट उत्तकों के बीच में पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से इंटर कैलोरी, प्राइमरी, पारस और ऑप्शन डी शीर्षस्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन से इंटर कैलोरी।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, ये था आपका छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 38 क्वेश्चंस कवर किए। यहीं पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको बाकी सब वीडियो वॉच करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को आपने पेन डाउन किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अपने टेलीग्राम ग्रुप तक, फेसबुक पेज तक इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं उतना फैला दीजिए। आप भी आगे बढ़िए और को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका दीजिएगा। बाय।